प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे इक्लेक्टिक काउंसलिंग की। पिछले ऑडियो में मैं आपसे दो प्रकारों के विषय में बात कर चुका हूँ। आज तीसरा प्रकार इक्लेक्टिक काउंसलिंग या संग्रही परामर्श। तो सबसे पहले परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, इक्लेक्टिक काउंसलिंग इज अ काउंसलिंग इन विच various techniques are selected and used because of relevance and applicability to the problems of the individual counselee, as opposed to techniques based on a unitary theory of counseling. पिछली दो काउंसलिंग में हमने देखा कि एक में काउंसलर प्रधान होता था, दूसरी में काउंसली प्रधान होता था। ये तीसरे प्रकार की जो काउंसलिंग है, ये दोनों का मिश्रण है और इस विधि के प्रवर्तक F.C. थॉर्न थे। तो उनका मानना था कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों प्रकारों में कोई ना कोई कमी है, इसलिए उन्होंने दोनों में से किसी एक को ना अपनाकर दोनों प्रकार के परामर्शों का मिश्रित रूप तैयार किया। संग्रही परामर्श में निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों प्रारूपों की अच्छी बातों को सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए इसे मध्य मार्गीय परामर्श भी कहते हैं। इस काउंसलिंग में, जैसा कि परिभाषा में स्पष्ट है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग इज अ काउंसलिंग इन विच वेरियस टेक्निक्स आर सेलेक्टेड। अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को, प्रविधियों को चयनित किया जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है बिकॉज ऑफ रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी टू द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल काउंसली। जो काउंसली हमारे पास आया है, जो व्यक्ति हमारे पास आया है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है और उसमें कौन सी टेक्निक अप्लाई हो सकती है, उसका चयन किया जाता है। जैसा कि पिछली टेक्निक्स में नहीं होता था, उसमें एक छोर पर हम लोग खड़े थे। इसमें दोनों की अच्छी बातों को लेके कोशिश की जाती है कि हम काउंसलिंग इस ढंग से करें कि समस्या का समाधान इमोशनल प्रॉब्लम में और अन्य प्रॉब्लम में मिल सके। तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका चयन काउंसलर को करना है? तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला काम है डायग्नोज करना, डायग्नोसिस ऑफ द काजेस। क्योंकि अगर हम डायग्नोज नहीं कर पाए तो आगे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले डायग्नोज करना। सेकंड इज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो समस्या है उसका विश्लेषण किया जाए कि आखिर समस्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। जब हमें जान लेंगे तो तीसरा स्टेप आएगा सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। कौन सी प्रविधि इस्तेमाल की जाए जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाए। देयर आर सेवरल टेक्निक्स, सो काउंसलर हैज टू टैकल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड हैज टू सेलेक्ट वन टेक्निक अमंग देम। जब प्रविधि का चयन हम कर लेंगे तो अगला स्टेप आता है एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक, कि उस टेक्निक को अप्लाई कैसे करें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक हमने चयन किया, उसके बाद उस टेक्निक का एप्लीकेशन, अर्थात किस प्रकार से उस टेक्निक को अप्लाई करें। और लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग, किस प्रकार से हम काउंसलिंग की तैयारी करें। ये स्टेप्स हो गए कि सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, फिर एप्लीकेशन करेंगे और अंत में प्रिपरेशन हमारी तैयार हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग? तो पहला एडवांटेज है इंक्लूड्स बोथ काइंड्स, हेंस मोर इफेक्टिव। चूंकि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों की अच्छाइयों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये अधिक प्रभावी है। क्योंकि डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो कमी थी उसको छोड़ दिया गया, नॉन डायरेक्टिव में जो कमी थी उसको छोड़ दिया गया, और उनकी जो अच्छाई थी उनको ले लिया गया। तो निश्चित रूप से सार सार गहलेत हैं, थोथा दे बहाए,
तो हमने अच्छाई ले ली और अच्छाई से हमारी ये टेक्निक अच्छी हो गई। सेकेंड एडवांटेज इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। व्यवहारिक रूप से इसको अप्लाई करना काफ़ी आसान है। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस टू। तीसरा, फ्लेक्सिबल टू चेंज। आपने देखा होगा अगर हम रिजिड होते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें जीवित रखती है और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहने का साहस देती है। अन्य काउंसलिंग के प्रकारों की तरह इस काउंसलिंग के लिमिटेशंस भी हैं। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव एटीट्यूड नेसेसरी इन काउंसलर। एक समन्वयकारी अभिवृत्ति आवश्यक है काउंसलर के भीतर। समन्वयकारी का अर्थ हुआ कि जो काउंसली सामने है उसके प्लस माइनस को समझते हुए, उनको कोऑर्डिनेट करते हुए, नाराज न होते हुए उनकी समस्या का समाधान खोजना। सेकंड इज नीड्स प्रैक्टिकल स्किल टू अप्लाई। इस काउंसलिंग में प्रैक्टिकल स्किल बहुत आवश्यक है। एक व्यवहारिक कौशल आवश्यक है जिसके द्वारा काउंसलिंग बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। बिना ट्रेनिंग के कोई भी काउंसलर इस काउंसलिंग को नहीं कर सकता। ट्रेनिंग तो हर में आवश्यक है, लेकिन इसमें अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। अभी तक ये स्टेज इसकी डेवलपिंग स्टेज है, यानी अभी ये अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास जारी है क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड, उस प्रकार का है, एक नया फॉर्म है। और वो दोनों जो पिछली बात मैंने की डायरेक्टिव इनडायरेक्टिव की, वो दोनों स्थापित थे। ये एक नई ब्रांच इसमें से निकल कर आई है। चूंकि ये डेवलपिंग स्टेज में है इसलिए इसकी लिमिटेशन है, फॉर्म इज अनसर्टेन। तो इसका स्वरूप अभी अनिश्चित है, निश्चित स्वरूप को अभी यह प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले वर्षों में जो प्रयोग चल रहे हैं हो सकता है ये एक अपना वास्तविक स्वरूप ले ले और उसके आधार पर काउंसलिंग की जा सके। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की काउंसलिंग पर मैंने आपसे बात की और इनको पढ़ने के बाद एक कंपैरेटिव चार्ट आप बनाइए जिसमें तीनों काउंसलिंग को लिखने के बाद उनका कंपैरिजन दिखाइए और तीनों के कंपैरिजन के बाद फिर आप अपनाइए कि कैसी परिस्थिति में किस प्रकार की काउंसलिंग हम कर सकते हैं। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो एक अच्छे काउंसलर के रूप में आप स्थापित हो सकेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि ये बहुत आवश्यक होता है कि एवरी टीचर मस्ट बी ए काउंसलर। तो आपने जाना व्हाट इज़ काउंसलिंग और अब आपने जाना काउंसलिंग के प्रकार। तो तीनों प्रकारों की बात समाप्त होती है। इसके आगे की चर्चा हम अगले ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।